एक राय होती है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर इख्तलाफ हो सकता है। एक बहुत देर तक हम ये कहते रहे कि कन्फ्लिक्ट अवॉइड होने चाहिए, जी कन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए। अब आगे पता चला कि भाई अगर ये दो कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे ना तो आप आगे ही नहीं बढ़ सकते, आपको नई प्रोडक्ट नहीं दे सकते। आपने जिस तरीके से एक चीज को परसीव किया और इंटरप्रेट किया, एक्चुअली आपकी वही रियलिटी बन जाती है। तो हम जब आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या इस बंदे में कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कैपेसिटी मौजूद है। गुस्से के पीछे असल में आपका तकब्बुर होता है, इसीलिए इसको हराम कहा गया। असल में ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये बिहेवियर नहीं होता, ये एटीट्यूड होता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जिंदा होने के लिए ये है कि आप प्रोडक्टिव हो। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को किस पर्सपेक्टिव में आप समझना चाहेंगे या सीखना चाहेंगे? पर्सनल लाइफ के हवाले से, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से? प्रोफेशनल, बोथ। ठीक है, सही है। गॉट इट। जिंदगी में मैं सिंस आई बिलोंग टू द मैनेजमेंट साइंसेज एक्सपर्ट, स्ट्रेटजिस्ट कह लें आप मुझे, बिजनेस स्ट्रेटजी को मैं डील करता हूँ, मैनेजमेंट साइंसेज को डील करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो पर्सनल लाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता ना, वो प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं अप्लाई हो सकता। सो रूल ऑफ थंब सिंपल इज़ दैट। और जो चीज़ हम अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते ना, वो हम कभी प्रोफेशनल लाइफ में भी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर सकते, बिकॉज आर पर्सनल लाइफ इज़ आर पर्सनैलिटी, दैट इज़ आर एक्चुअली करेक्टर। So if we are not consistent with something, with our personal character, so when it comes to like a situation where we try to, pretend or behave like we are very professional, we won't be able to do that. For instance, सिंपल सी बात होती है कि हम नेकटाई और पैंट कोट सिर्फ उस दिन पहनते हैं जिस दिन हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। So अगर तो आपने सिर्फ उसी दिन पहना है तो एटलीस्ट आई कैन जज के वेदर इट इज़ जस्ट फॉर टुडे और इट इज़ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी और इट इज़ योर रेगुलर ड्रेसिंग। आप उसको जो कैरी कर रहे होते हैं उस टाइम, तो उससे हमें पता चल जाता है कि इन साहब ने या मसूफ़ा जो भी हैं, ये इनका जो आज का अटायर है ये आज के दिन के लिए है या इज़ इट पार्ट ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी। गॉट इट? तो यूजुअली हम समझते हैं कि भाई वैसे तो हम कैजुअल रहेंगे, लेकिन जब कोई इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो फिर विल पुट द नेक टाई एंड द nice dressing, and then we'll probably prove to the guy that we are very professional in terms of like our attire and the keeping or carrying ourselves. So ये होता नहीं है। चलें, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को भी पर्सनल लाइफ से लेके ही हम प्रोफेशनल लाइफ तक जाएंगे, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ पे कैरी करके लेकर के जाते हैं, और वो पर्सनैलिटी आपके बचपन से बनी होती है, उसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। आपका जो एक ओवरऑल एटीट्यूड सेट हो चुका होता है, उसको आप ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दिनों के लिए तो हो सकता है कि आप उसको मैनिपुलेट कर लें। आई ऑलवेज यूज द वर्ड मैनिपुलेट, बट यू कैन नॉट मेक अनदर थिंग पार्ट ऑफ लाइक योर पर्सनैलिटी एंड योर ओवरऑल एटीट्यूड जस्ट इन अ डे और अ मंथ और वीक। इट्स लाइक वेरी कंसिस्टेंट एफर्ट टू चेंज योर सेल्फ। अभी बात हो रही थी एंड देयर वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द गाय। उसने किसी से पूछा कि जब हम सोचते हैं तो क्या हमारी एनर्जी एक्सर्ट होती है? तो उसने कहा डेफिनेटली होती है। तो उसने कहा जब हम नया सोचते हैं तो फिर उसने कहा और एनर्जी एक्सर्ट होती है। तो उसकी बायोलॉजिकल बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशंस हैं कि हमारे न्यूरो सेल्स जब बनते हैं तो वो कैसे बन रहे होते हैं। तो उसने कहा कि शायद बायोलॉजिकल रीज़न है कि वी रेजिस्ट टू चेंज। हमें जब भी कोई तब्दीली आती है तो हम उसको रेजिस्ट करते हैं। तो मैंने उससे कहा था कि नहीं, मेरा ये ख्याल है कि इट इज़ नॉट एनीथिंग टू डू विद योर बायोलॉजिकल और योर जीन्स और हार्मोन्स, इट्स जस्ट ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड एंड ब्रेन। आप छोटे बच्चे को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दें टू गेट इन टू मोर काइंड ऑफ लाइक complex things, flux in terms of like changes, and when that guy would be the grown up fully to become a young adult, that guy would be very comfortable with all changes, तो वो resist नहीं करेगा। अभी आप जो नई जनरेशन है, हम जो हैं वो ज़रा बूढ़े हैं, पिछली जनरेशन के कुछ लोग, हम रूटीन्स को पसंद करते हैं। हमें लगता है कि एक ऑर्डर होना चाहिए, हमें लगता है कि एक कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें हम बड़ा इजीली कंफर्टेबली मॉनिटर कर सकें। अब जो जनरेशन जी है या जिसको हम टेक जेन कह रहे हैं, ये सारे के सारे लोग तो आधे घंटे बाद बोर हो जाते हैं। आप अपने घरों में बच्चों को देख लें,
उनको हर टाइम कोई ना कोई नई एक्टिविटी चाहिए, वो बोर हो जाते हैं। और उनके ब्रेन इतनी तेज़ी से काम करते हैं, उनके प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन को इतनी तेज़ी से प्रोसेस करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल द टाइम ऑन सेल फोन्स ना। और आप देख रहे हैं कि एक सेकंड में कितने ज़्यादा इमेजेस चेंज हो रहे होते हैं। आप जब फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तेज़ी से और आप अपना एटीट्यूड चेक कर लें कि प्रॉब्ली लेस देन 1 or 2 सेकेंड यू जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट इमेज। तो जो भी इमेज आपकी आई जो है, ये तो एक रिसेप्टर है ना, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, इसने ब्रेन में तो जाना है, प्रोसेस होना है। तो आप कितनी तेज़ी से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। फिर वो गेम्स के ऊपर हैं, गेमिंग के जो विजुअल्स हैं और जो उसमें जो इन्फॉर्मेशन का जो चेंज का प्रोसेस है वो इतना क्विक है, इतना तेज़ है कि वो ये जो हमारी रूटीन्स हैं इनको तो वो लाइक ही नहीं करते। इसलिए आप उनके एटीट्यूड्स ऑर्गेनाइजेशंस में देख लें, बहुत जल्दी विद इन अ ईयर और सो वो चेंज कर जाते हैं अपनी जॉब। हम जो जनरेशन के लोग थे स्पेशली एक्स और वाई में, हम तो 5-5 साल एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते थे। मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ 10 or 13 ईयर्स का है। तो वी वर नॉट दैट मच इंक्लाइंड टू लीव ऑर्गेनाइजेशन और टू चेंज। लेकिन अब जो हैं वो तो बहुत जल्दी बोर्डम का शिकार हो जाते हैं और उनको ऑर्गेनाइजेशन में रूटीन्स नहीं चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स चाहिए, रिस्क टेकिंग चाहिए, न्यू एक्सपेरिमेंट्स चाहिए, न्यू आइडियाज़ चाहिए। तो बहुत डायनामिक किस्म की इन्वायरमेंट और कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज करने पड़ेंगे, एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। सो यही सारी पर्सनैलिटी की जो एक ओवरऑल आपका ऑरा या ओरिएंटेशन या जो ट्रेनिंग बनती है, ये आपकी लाइफ में सारे सोशल, साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स में डिपिक्ट हो रही होती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, लाइक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो आज हम करने के लिए जा रहे हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट है ये होता क्या, बताएंगे क्या होता है कन्फ्लिक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं वैसे? झगड़ा मेरा ख्याल है, इससे आगे की बात। हाँ हाँ, प्रॉब्लम, तकरार। तकरार तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। और उर्दू में क्या कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट को? हाँ, तनाज़ा। तनाज़ा भी थोड़ी एक्सट्रीम फॉर्म हो जाती है, तनाज़ा खड़ा हो जाना। इख्तलाफ आई गेस लाइक राइट वर्ड। इख्तलाफ मेरा ज़रा माइल्ड वर्ड है और कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली इख्तलाफ ही होता है जिसमें अब इसकी एक्सट्रीम फॉर्म में जब ये आगे चलता है तो फिर ये तनाज़ा खड़ा होता है, फिर ये जो है वो झगड़ा बनता है, फिर वो इन सारी चीज़ों की तरफ ये लीड करता है बेसिकली। तो इसलिए इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि जब इख्तलाफ पैदा हो जाए तो उसको रिज़ॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम उसको रिज़ॉल्व नहीं करते तो फिर वो बहुत लीथल आउटकम्स की तरफ लीड करेगा। अच्छा, अब कुछ लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस में हैं वो तो हैं ही, जिन लोगों ने अभी ऑर्गेनाइजेशंस में जाना है, प्रोफेशनल करियर को चूज़ करना है, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपकी पर्सनल लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि एक तो कॉन्फ्लिक्ट और जो इसके बाकी मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें फ़र्क क्या है। क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं चलेगा तो हम कभी भी इसको टैकल नहीं कर सकेंगे, डील नहीं कर सकेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एग्जैक्टली नो व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, देन व्हाट इज़ काइंड ऑफ द फर्दर extreme forms of like outcomes of this conflict, which we can call kind of like which leads to some deviance and then kind of the physical kind of violence. तो वो ज़रा इसकी एक्सट्रीम फॉर्म्स में आ जाते हैं। इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए कि ये क्या है। अच्छा, आपके ख्याल में क्या ये जो इख्तलाफ है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये अच्छा होता है या बुरा होता है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा बुरा भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। हाँ हाँ, तो कब अच्छा होता है और कब बुरा होता है यूजुअली? आप कह रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बेसिकली नॉलेज को लीड करता है और क्रिएट करता है, ये बात ठीक है जी? यानी इख्तलाफ हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हुए, यू कम अप लाइक विद योर ओपिनियन एंड आर्ग्यूमेंट, आई कम अप विद लाइक माय ओन ओपिनियन एंड आर्ग्यूमेंट, एंड if we take it like positively to the next step, so then it would lead to knowledge. लेकिन अगर हम इसको टैकल ना कर सके तो ये फिर डिस्ट्रॉय कर देगा। अब देखिए, एक ही चीज है, इसको हम यूजुअली कहते हैं डबल एज्ड सॉर्ड, यानी एक चीज जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसका मतलब है कि दिस इज अ फोर्स, ये एक
ताकत है, कुव्वत है। अब हमने इसको पॉजिटिवली यूज करना है या नेगेटिवली यूज करना है, ये डिपेंड करता है हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के ऊपर। ये बात क्लियर है? दैट्स व्हाई वी आर हियर। क्योंकि नेगेटिव कोई भी फोर्स तो फोर्स होती है ना। फॉर इंस्टेंस आप गन ले लें, आप कोई भी जो है वो आप अपनी एनर्जी ले लें, तो आप अगर उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के चलेंगे तो आपके लिए स्ट्रेंथ बन जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको सही तरीके से टैकल नहीं किया तो वो आपकी वीकनेस बन जाएगी। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो चीज़ डिसाइड करेगी ना कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज़ यू, वो आप है। अच्छा, इसलिए हम इसकी अब कैपेसिटी डेवलप करना चाहेंगे कि हम इनको रोक कैसे सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स एक्चुअली क्रिएट क्यों होते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर तो ये हो जाए तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर इस तरफ चले जाएं तो इसका मतलब होता है डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, किस किस्म के यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट्स या जो इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, किन मामलात में हो जाते हैं? ठीक है, नाइंसाफी। और नेचर क्या होती है? फॉर इंस्टेंस आप अपने ज़रा रिकॉल करके देखें कि जब आपके इख्तलाफात पैदा हुए किसी के भी साथ, आपके राइट्स हो सकते हैं, राइट सल्ब करने, ठीक है, राइट सल्ब करने के ऊपर इख्तलाफ तो नहीं होता, वो तो आपका एक प्रिंसिपल है। राइट स्नब हो गए तो यू वुड जस्ट एजिटेट, वो तो एजिटेशन की तरफ। इख्तलाफ बेसिकली दो पार्टीज में होता है और वो दोनों पार्टीज बेसिकली इस बात के ऊपर मिनिमम अग्री कर रहे होते हैं कि वो निगोशिएट करेंगे एक दूसरे के साथ, ये बातचीत करेंगे। तो फॉर इंस्टेंस अगर आपको इंसाफ मिल ही रहा है तो आपसे बातचीत तो कर ही नहीं रहे ना, तो वो तो पावर में है, तो आपको ये राइट ही नहीं दे रहे कि आप उनसे बात कर सके। तो इख्तलाफ बेसिकली वहाँ पे होता है जब दोनों लोग बेसिकली इक्वल किसी लेवल के ऊपर या जो है वो केडर के ऊपर खड़े हों। अच्छा, यूजुअली चले मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। जब हम बेसिकली कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई लेट्स सपोज हम घर ही बनाना चाह रहे हैं या घर में कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं, तो मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी राय देते हैं। एक राय होती है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर इख्तलाफ हो सकता है। इसको कहते हैं टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई ये जो काम हमने करना है ये सही भी है या नहीं है। और आपने अंदाज़ा अपनी लाइफ में किया होगा कि सम टाइम आपकी राय दूसरे से नहीं मिल रही होती। इसको कहते हैं कि भाई ये काम ही ठीक है या नहीं है, उसके ऊपर इख्तलाफ हो सकता है। दूसरा इख्तलाफ जो होता है वो होता है कि अच्छा चले काम तो ठीक है, अब इसको करना कैसे है, उसके ऊपर इख्तलाफ पैदा हो सकता है। इसको कहते हैं प्रोसीजरल कॉन्फ्लिक्ट। यानी एक हो गया टास्क, काम कैसे करना है, और दूसरा उसका प्रोसीजर क्या है, करना कैसे है। ठीक है, इन दोनों बातों की समझ आ रही है ना आपको कि इनमें फर्क है। एक तीसरे किस्म का भी इख्तलाफ होता है जिसको वैसे मैं रेड से लिख देता हूं, वो होता है पर्सनैलिटी। के काम भी ठीक है कर लेते हैं, जिस तरह से करना है इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इस बंदे के साथ काम नहीं करना। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में तो अकल और दलील काम आ रही है। जो पर्सनैलिटी है ना जी कि इस बंदे के साथ काम नहीं करना, इसमें इमोशंस ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऊपर अकल काम कर रही है, उसके नीचे इमोशंस इन्वॉल्व हो गए। ये जो दोनों हैं ये आपको हमेशा नॉलेज की तरफ लेकर के जाएंगे। नॉलेज एक अच्छा आइडिया होता है, एक अच्छा सॉल्यूशन होता है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको जब हम कहते हैं तो वो इल्म होता है, वो नॉलेज होता है। ठीक है। ये जो है असल में डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर के जाता है। तो ये बात समझ लें कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, देयर आर काइंड ऑफ लाइक 3 मेन काइंड ऑफ लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स। वन इज रिलेटेड टू टास्क, जो काम है हमने कैसे करना है। सेकंड इज रिलेटेड टू प्रोसीजर, और तीसरा है पर्सनैलिटी। इनमें दीज टू आर गुड एंड दिस वन इज रियली बैड। अब एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, एज अ पर्सन, आपने लाइफ में
कोशिश ये करनी है कि ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हों। यूजुअली ये भी जरूरी नहीं कि लोग करें, लोग बात ही नहीं करेंगे। लोग ज्यादा आपने अपना एक्सपीरियंस किया होगा, दे वुड टेंड टू गेट टू द थर्ड वन। रेट करना शुरू कर देते हैं बंदों के बारे में, उनकी जजमेंट करना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में राय देनी शुरू कर देते हैं, अच्छी है बुरी, और अपने जज्बे की बेस पे हम फैसला कर लेते हैं कि भाई ऊपर वाले दोनों गए भाड़ में। ठीक है, उसमें दलील नहीं होती, उसमें नॉलेज क्रिएट नहीं होता। मैं इस टॉपिक को ऐसे डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन जो नॉलेज है ना, इसकी दो बेसिकली सोर्सेज हैं। एक डिवाइन सोर्स है और एक साइंस है। डिवाइन में आपका रिलीजन आ जाता है, रिलीजन जिसमें आपके पास फॉर इंस्टेंस जिस तरह अल्लाह ने आदम से कहा कि बताओ इनको, ये जो सारे एतराज़ कर रहे हैं कि तुम्हें क्यों बनाया, इनको बताओ। तो आदम ने जब बताना शुरू किया तो उसने सिर्फ ये नहीं कि दरख्तों के नाम बता दिए थे, उसने उन दरख्तों से लेके बीज से लेके उनकी जिन चीज़ों के ऊपर आज PhDs हो रही हैं, ये चिया सीड के ऊपर और कभी कलवंजी के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर, तो आदम एक्चुअली न्यू एवरीथिंग कि वो सारे जो बीज हैं, जो दरख्त हैं, उनकी नेचर क्या है, उनकी कसाफत क्या है, वो किस किस चीज़ में यूज़ होंगे। तो फरिश्ते एवं नहीं मान गए थे आदम को, उसके नॉलेज की बेस के ऊपर माने थे, क्योंकि आज तक दुनिया की हिस्ट्री में जितनी PhDs हुई हैं वो सारी की सारी आदम ने की हुई थी। PhD भी यही होती है ना, सर्च करके साइंस आप चेक करते हैं कि इस बीज में क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसा ही हो रहा होता है ना। तो आदम के पास वो नॉलेज पहले से मौजूद था। तो इसलिए दूसरा आता है, एक तो डिवाइन नॉलेज है, एक है साइंस का नॉलेज। हमने एक चीज़ तो तय कर ली हुई थी कि डिवाइन नॉलेज के ऊपर ना कोई इख्तलाफ होगा और ना कोई उसको चैलेंज करके रिसर्च करेगा और अपने पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करेगा। इसलिए आप आज भी देख लें कि पूरी दुनिया में जो रिलीजन्स हैं ये को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं दे सके इंसानियत को, जिसकी बेस पे ये कोई नए फ्रेमवर्क्स बना सकती, कोई पॉलिसीज़ बना सकती, कोई इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स बना सकती। उसकी रीज़न ये थी कि वहीं पर रुक गए, वहीं पे लड़ाई शुरू होगी। जो ही किसी दूसरे ने अपना पर्सपेक्टिव दिया, वहाँ पे रौला डल गया, इसके ऊपर बहस ही नहीं हुई, और वहीं पे सारे के सारे सेक्स, सब ने कहा ये मेरी मस्जिद है, दूसरे ने कहा मेरा मंदिर है, जिसने कहा ये मेरा है, और उसके ऊपर कोई आगे चीज़ डेवलप नहीं हो सकी। साइंस में ये है कि मैंने एक पेपर लिखा, मैंने एक अपना पर्सपेक्टिव देता उसमें देता हूँ, और मैं उसमें नोट करता हूँ कि जी मेरे से पहले इन लोगों ने इसी इशू के ऊपर ये पर्सपेक्टिव्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं उनकी तनकीद नहीं करता इस तरह से कि जी ये बंदा गलत था। मैं उसके आइडिया के ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट देता हूँ कि इसके आइडिया में ये चीज़ प्रॉब्लम मिसिंग थी, और मैं इसको एक साइंस के तरीके के अकॉर्डिंगली रिसर्च करके, डाटा कलेक्ट करके आपको प्रूव करूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन मैं उसमें ये नहीं कहता कि मैं एब्सोल्यूट हूँ, और जो मैंने कह दिया आज बस इसके बाद इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। थिंग्स कीप इवॉल्विंग एंड चेंजिंग, और नए आप लोग आएंगे तो आप एक और रिसर्च करेंगे और आप उसको आगे लेकर के चलेंगे। तो ये जो नॉलेज रुकता है, इसकी कीमत हम सबको, सोसाइटीज़ को और कम्युनिटीज़ को अदा करनी पड़ती है, जो कि हम कर भी रहे हैं। अब फॉर इंस्टेंस आप ओवरऑल देख लें कि जिनको हम थर्ड वर्ड सो कॉल्ड या फर्स्ट वर्ड कहते हैं, उसमें डिफरेंस सिर्फ बेसिकली ये है कि जो नॉलेज की प्रोडक्शन थी, जब तक इवन कि आप एंशिएंट हिस्ट्री इस्लाम की उठा के देख लें इन कंट्रीज़ की, जो हमारे साइंटिस्ट थे वो सारे के सारे अगर बाद में मार दिए गए, वो उस टाइम हमारा सबसे बेस्ट टाइम था दुनिया में, क्योंकि हम नॉलेज प्रोड्यूस करते थे तो सारी दुनिया आपके पास आती थी। लोग पर्शियन सीखते थे आके, आपकी लैंग्वेजेस सीखते थे आपसे वो इल्म लेने के लिए जो आप प्रोड्यूस कर रहे थे साइंटिफिकली। जब वो ख़त्म हुआ तो फिर जिन्होंने करना ही शुरू कर दिया, अब हम उनकी किताबें मंगवाते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो इसकी बड़ी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं, जिसको हम सिंपल एक इख्तलाफ कहते हैं ना, इसको जब हम सही से टैकल नहीं करते और हमें इसकी साइंस का नहीं पता होता, तो हम इसका एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है, जो इस फोर्स का एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वो हम मिस कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज को क्रिएट करने के लिए नॉलेज नहीं है। एक बहुत देर तक हम ये कहते रहे कि कन्फ्लिक्ट अवॉइड होने चाहिए, जी कन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए। अब आगे पता चला कि भाई अगर ये दो कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे ना, तो आप आगे ही नहीं बढ़ सकते, आपको नई प्रोडक्ट नहीं दे सकते, आपको नई मेडिसिन नहीं बना सकते, आपको नया फ्रेमवर्क नहीं बना सकते, आपको नया गवर्नेंस का मैकेनिज्म नहीं बना सकते। और हमने इसके ऊपर काम नहीं किया और बाकी दुनिया ने किया, अब सारे वो चीज़ें हमें बेच रहे हैं।
तो आपके लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अपनी लाइफ में एक पर्सनल अप्रोच बनाएं, अपने माइंडसेट को चेंज करें और बताएं कि यू आर गोइंग टू बी अ गुड कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिस्ट, ताकि आप इसको स्ट्रेटेजाइज करके लोगों को आगे भी बताएंगे कि भाई हमने कॉन्फ्लिक्ट को स्ट्रेटेजाइज करके रिसोर्स के तौर पे यूज कैसे करना है। अच्छा, अब आपके ख्याल में कॉन्फ्लिक्ट ये बेसिकली कोई भी है, स्पेशली पर्सनैलिटी है, ये होता क्यों है? क्या ये परसेप्शन होती है या रियलिटी होती है? परसेप्शन होती है। यस, वेरी राइट। रियलिटी हो सकता है कुछ और हो, आपने जिस तरीके से एक चीज को परसीव किया और इंटरप्रेट किया, एक्चुअली आपकी वही रियलिटी बन जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आपकी परसेप्शन होती है ना, वही आपकी रियलिटी होती है। अच्छा, आप परसेप्शन जनरली नेचुरली बनती कैसे है भला? उसमें हमारी पर्सनैलिटी, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारा एटीट्यूड, हमारी नॉलेज, हमारी एबिलिटीज, हमारी स्किल्स, ये सारी की सारी चीजें रोल प्ले कर रही होती हैं जिस पे परसेप्शन बनती है। डन हो गया। अच्छा, अब ये जो स्कीमा है ना, ये सारी की सारी जो चीजें हमारे दिमाग में है, ये भी बिल्कुल एक फेस की तरह शेप अप हुआ होता है हमारा, जिसको हम नफ्सियात कहते हैं, स्कीमा, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन सारी प्रोसेस होती है, हम सोचते हैं। और इनमें पता कितना डिफरेंस होता है हर एक इंसान में, जितना हमारे चेहरों में डिफरेंस है। मैं इनका चेहरा और इनका चेहरा सारे देख के बता सकता हूं कि ये कौन है, ये कौन है, बता सकते हैं ना हम। हालांकि वही दो आंखें, वही एक नाक, वही होंठ, आप सारों के चेहरे चेक कर लें, ऑर्गन्स तो वही है ना, तो फिर डिफरेंस कैसे आ रहा है? 7 अरब बंदा है, उनमें से 6 अरब तो कम से कम आप पहचान ही जाएंगे कि ये मुख्तलिफ है, ये कौन है, हालांकि ऑर्गन सारों के सारे सेम है। तो कैसे हो रहा है? एक्चुअली इनकी जो कॉम्पोजिशन है ना, जो प्लेसमेंट है, उसकी बेस के ऊपर वी लुक डिफरेंट। इसी तरह हमारा दिमाग जो है, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह हमारी ये शक्ल है, हमारे अंदर जो स्कीमा जिसको हम कहते हैं, उसकी भी बिल्कुल एक पैटर्न शक्ल होती है, और वो चेंज बहुत कम होती है, और उसमें हर इंसान डिफरेंट है। इसलिए परसेप्शन का मुख्तलिफ होना किसी एक ही चीज को देख के, इट्स क्वाइट एक्सेप्टेबल, इट इज क्वाइट नॉर्मल, इट इज क्वाइट ह्यूमन थिंग। ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं पैदा हो जाती कि लोग परसेप्शन की बेस के ऊपर इख्तलाफ कर रहे होते हैं। सो यू हैव टू बी कूल एंड काम, और इसको आपने पता होना चाहिए कि ये ऐसे ही, बच्चा एक पैदा होता है, वो क्रॉल करना शुरू करता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो भागता है। तो हमें सारे प्रोसेस का पता है ना। कभी आप फ्रस्ट्रेट हुए हैं कि ये आज ही क्यों नहीं उठ के चलना शुरू कर दिया? नहीं होते ना, इसलिए कि हमें पता है कि भाई ऐसा ही होता है। आप अपनी लाइफ में सम टाइम लोग पैनिक कर जाते हैं, आप उसे कहते हैं यार नहीं पैनिक करो, ये ऐसा ही होता है। क्यों? यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। जब आप इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको ये कंफ्लिक्ट आज के बाद तंग नहीं करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बड़ी मुश्किल चीज होगी, बल्कि आपको लगेगा कि अब आप देख सकते हैं, नाउ यू आर स्किल्ड एंड नॉलेजेबल, कि आप इनको डील कर सकते हैं। अच्छा, परसेप्शन और रियलिटी तो होगी। क्या ये जो इख्तलाफ होता है, ये सिर्फ आइडियाज की वजह से होता है या आइडियोलॉजीज की वजह से भी होता है? आइडियोलॉजी की वजह से भी होता है, और आइडियाज की वजह से होता है। क्यों जी? और किसी का क्या? आपकी लाइफ में जब होता है तो क्या सिर्फ इसलिए होता है कि दूसरे बंदे का जाविया देखने का मुख्तलिफ है, या फिर आप उससे भी पीछे आके देखते हैं कि ये जिस एंगल से इसकी जो आइडियोलॉजी है, पीछे जो अजम्पशन है इसकी, वो गलत है? ये बात माइंड में रखिएगा। आपको अपेरेंटली ये लग रहा होता है कि ये सिर्फ आइडिया है, ऐसा नहीं हो रहा होता, उसके पीछे आपकी आइडियोलॉजी भी काम कर रही होती है। फॉर इंस्टेंस, हम अपनी लाइफ में देखते हैं, हमें दूसरों को दुरुस्त करने का बहुत शौक है। हमें किसी बंदे के साथ इख्तलाफ हुआ, हम ये जिम्मेदारी ले लेते हैं कि इसको चौंका, ये गलत सोच रहा है, सोच गलत रहा है, ये आइडियोलॉजी होती है बेसिकली। अगर हम ये क्लेम कर लें कि इसकी परसेप्शन है, इसके देखने का एक डिफरेंट एंगल है, जो ये कह रहा है ये उसका नेचुरल आउटकम है, तो फिर इख्तलाफ किस चीज़ का? लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि ये सोच ही गलत रहा है,
तो फिर आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, फिर जब हम ये सोचते हैं कि ये सोच गलत रहा है, तो फिर हम उठा लेते हैं वो तलवार और कहते हैं कि अब हमने इसको ठीक करके सोना है, इसकी सोच ठीक करनी है, इसकी सोच का प्रॉब्लम है। Whereas in science and in knowledge development this does not happen. अगर आपने इस सोच का रास्ता बंद कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने नॉलेज डेवलपमेंट का प्रोसेस ही फौत कर दिया। और जब आपने किसी एक बंदे को फिक्स किया अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो 100 बंदा डर जाएगा। कभी आपके सामने ओपनली साइकोलॉजिकली सेफ वे में अपना इवन के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं वो रख सकेंगे। और आप ये देख लें कि जिन शख्सियात के सामने लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपनली डरे और बिला खौफ रख नहीं सकते ना, उनके साथ कहाँ पे कम्युनिकेशन होती है, उनके साथ क्या निगोशिएशंस होंगी। और इस तरह के लोग किसी भी सोसाइटी के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इवन फैमिलीज के लिए भी बड़े लीथल होते हैं। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के लोग ज्यादा तादाद में पाए जाएं, जिस सोसाइटी में इस तरह के लोग ज्यादा तादाद में पाए जाएं, उसको हम कहते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है। क्यों? ये तो इख्तिलाफ सुन ही नहीं सकता बंदा, ये तो फौरन दुरुस्तगी पे आ जाता है, उसको कहता है कि इसको ठीक करना है, तो वो सारे प्रोसेस को अगेन किल कर देता है। अब आप फॉर इंस्टेंस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, आपने कंपीट करना है, आपने ऑर्गेनाइजेशंस में जाना है, तो हम जब आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या इस बंदे में कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कैपेसिटी मौजूद है। अगर आप में से किसी ने लीडरशिप रोल लेना है तो हम ये देखेंगे क्या ये बंदा टास्क और प्रोसीजरल कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर पाएगा, और क्या ये इनको इसमें कन्वर्ट होने से रोक पाएगा, क्या इसमें इतनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और नॉलेज है। और जब उसका आंसर यस आएगा तो देन हम कहेंगे जी कि टिक मार्क है, ये बंदा ठीक है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सोसाइटीज़ को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी मोटिवेट करना और प्रमोट करना इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जिसके ऊपर सोसाइटीज़ बिल्डअप होती हैं और फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बिल्डअप होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे आगे मैं आपसे एक और चीज़ इसी से रिलेटेड पूछना चाह रहा हूँ कि ये भी पता चल गया कि परसेप्शन ही रियलिटी होती है और आइडिया और आइडियोलॉजीज़ होते हैं। क्या इख्तलाफ सिर्फ प्रिंसिपल्स की बेस पे होते हैं या इसमें ईगो भी इन्वॉल्व होती है? खतरनाक क्या चीज़ है, प्रिंसिपल्स या ईगो? ईगो खतरनाक है ना। ईगो आपको हकीकत को देखने से रोक देती है। अच्छा, आप देख लें, रिलीजियसली भी देख लें, मैं हमेशा कहता हूं कि हमने तो, मैं मैनेजमेंट साइंसेज में आई डू ट्राई टू ब्रिंग लाइक ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स जो कि बेसिकली एक अच्छा मैनेजर क्रिएट करते हैं। अब आप देख लें, पहले वो खुशामदियों से महफूज रहने का तरीका बता दिया गया कि इनको दूर रखें, आप ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। दूसरा, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को रिलीजियसली अल्लाह नबी ने जो है वो कंडेम किया, वो क्या थी? ईगो। ईगो बेसिकली, अच्छा ईगो बेसिकली आती क्या, कहाँ से है, क्यों होती है ईगो? अपने आप को बड़ा समझना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, गुस्से को हराम क्यों कहा गया था? गुस्सा तो एक जज्बा है, वो तो इसका आउटकम है। हराम क्यों है? फॉर इंस्टेंस हराम की डेफिनेशन होती है ना कुछ चीज़ें, तो गुस्से को हराम क्यों? एक जज्बा है, गुस्सा एक जज्बा है ना, मोहब्बत भी एक जज्बा है, नफरत भी एक जज्बा है, मजीद खराबियां पैदा करता है। चले, इसको रोक दिया गया, लेकिन इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी होगी गुस्से के पीछे? गुस्सा इंसान को क्यों आता है? गुस्सा हमेशा छोटे पे आता है, बड़े पे आ नहीं सकता है। छोटे पे आता है इस वजह से क्योंकि मैं बड़ा उम्र से ऐसी बात कर रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर ज़रा सोचिएगा, आपको लेट्स सपोज ये सोचिएगा, मैं इसको लिंक करता हूँ इन सारी चीज़ों के साथ, सोचिएगा कि आपको गुस्सा कब आता है? पर्सनालिटी के खिलाफ जब बात हो, जब आपके मिजाज के खिलाफ बात हो, तभी गुस्सा आता है ना।
आपको लगा ये चेयर यहां पे होनी चाहिए थी, वो वहां पे रख के गुस्सा आ गया। आपको लगा बंदे को एंटर ऐसे होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, आपको गुस्सा आ गया। आपको लगा कि मेरा ये लेवल है, लेट्स सपोज रिस्पेक्ट का, इस बंदे ने मुझे सलाम नहीं की, मेरी रिस्पेक्ट, क्या हुआ, गुस्सा आ गया। असल में गुस्से के पीछे जो ट्रिगिंग फैक्टर होता है ना, वो तकब्बुर होता है। क्योंकि आप अपने आप को किसी एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काबिल समझते हैं कि जी आई डिजर्व दिस, आई डिडंट गेट इट, आई फील इंसल्टेड। ऐसा ही होता है। आप इवन के बच्चे में भी गुस्सा आता है जब वो आपके मिजाज के खिलाफ बात करते हैं। मिजाज के खिलाफ ये होता है कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ कि चीजें ऐसे ऐसे होनी चाहिए, जब उसके अगेंस्ट होती हैं तो क्या होता है, आपको गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब है कि गुस्से के पीछे असल में आपका तकब्बुर होता है, इसीलिए इसको हराम कहा गया था। अब इख्तलाफ में भी जब हम ईगो को लेकर के आते हैं ना, तो ईगो के पीछे असल में हमारी अपने बारे में assumptions होती हैं कि आई एम सुपीरियर विद ऑल द आइडियाज अबाउट द टास्क, ऑल द आइडियाज अबाउट द प्रोसीजर। जब आप में वो ईगो आती है तो आप कहते हैं कि आई एम एक्चुअली द बेस्ट वन, मैं बताता हूं कि ये काम कैसे कैसे करना है और कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना। अच्छा, अब ये आप देख लें, अपने कंट्री में देख लें, इस टाइम जो हमारी डिजास्टर है, इसमें कहाँ पे ईगो प्रिवेल कर रही है। और जब ईगो होती है तो पब्लिक इज नॉट हर्ड। एक्चुअली पब्लिक को रिस्पेक्ट ही नहीं करते आप, क्योंकि आप समझते हैं कि आई एम द सुप्रीम वन। इसीलिए ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ये होता था किंगडम में, जब किंग फैसला करता था। आप देख लें, जब शरीयत आई तो उसने जो अपना मॉडल दिया गवर्नेंस का, उसने कहा किंगडम ठीक नहीं है। क्यों? इसमें से नहीं है लोगों की ना। तो डेमोक्रेटिक या शूरा, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें आए। और उसकी रीजन ये थी कि अगर लोग आइडियाज नहीं देंगे तो आप कभी भी बेहतर इंप्रूव नहीं कर सकते। You understand my point? Yes. So ego is actually the second lethal and the most contributing factor when these conflicts turn into destruction. अच्छा, इसलिए अब मैं मैनेजर के तौर पे क्या करूंगा, मैं जब भी कोई बंदा टीम में अपॉइंट करूंगा या मैं कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन में हायर करूंगा, तो मैं उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करके देखूंगा कि ये इगोइस्टिक कितना है। और जिसका ज्यादा स्कोर इगोइज्म के ऊपर आ रहा होगा, दैट पर्सन इज नॉट समहाउ कंसीडर्ड गुड फॉर टीम वर्क एंड फॉर एनी काइंड ऑफ लाइक सोशल वर्क। क्योंकि एट द एंड ऑफ डे वी आर ह्यूमंस, वी हैव टू लिव टुगेदर, वी हैव टू हेल्प ईच अदर एंड वी हैव टू गेट एंड ग्रो एंड थ्राइव टुगेदर। इसके अलावा कोई दुनिया में कॉन्सेप्ट नहीं है अभी कि आप इंडिविजुअली या आइसोलेशन में प्रमोट कर सकते हैं अपने आप को, ग्रो कर सकते हैं, थ्राइव कर सकते हैं। वो अदारा हो, वो सोसाइटी हो, वो मुल्क हो, वो दुनिया हो। तो वी हैव टू बी ग्लोबल, वी हैव टू टेक एवरीबॉडी ऑन बोर्ड। अब ये टेंडेंसी है आप सब लोगों की, आप अपनी लाइफ में ज़रा करके देख लें कि कितनी दफ़ा आप लोगों की बात को अहमियत देते हैं। जो आपको आइडिया आप वो प्रेजेंट करने के लिए आ रहा है, इससे पहले आप वन बाय वन सारे स्टेप्स में, फॉर इंस्टेंस कितनी दफ़ा आप उसको परसेप्शंस कंसीडर करते हैं, उसके बाद कितनी दफ़ा आप उसको सिर्फ आइडिया लेते हैं, आइडियोलॉजी नहीं लेते, और उसके बाद आप उसको ईगो में कितना जो है वो कंसीडर करते हैं, या आप समझते हैं कि इट्स जस्ट लाइक अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स। तो ये तीन चीज़ें जो है वो और लीथल इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, फिर ये है कि क्या ये एटीट्यूड है कन्फ्लिक्ट या एक बिहेवियर है। मैं आपको इसका फ़र्क समझा देता हूँ। एटीट्यूड एक पॉजिटिव एवेल्यूएशन होती है किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। ये या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, नथिंग इन बिटवीन। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। बिहेवियर होता है आपका एक्शन जो कि लोग देख रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस,
2:30 से या 2 से 3:30 बजे तक आप मूवी भी देख सकते थे, मैच भी आज लगा होगा किसी ना किसी का, बल्कि पाकिस्तान का ही लगा होगा आज, है ना, है ना, आप वो भी देख सकते थे, आप कोई फैमिली इवेंट भी अटेंड कर सकते थे, आपके पास और भी 10 चीज़ें होंगी करने के लिए। इन 5-6 सारे ऑप्शंस में से आपका एटीट्यूड किसी एक चीज के बारे में 2 से 3:30 बजे के दरमियान पॉजिटिव होगा, बाकी सब के बारे में नेगेटिव होगा। अच्छा, अब अगर आप देखना मैच चाह रहे हैं लेकिन किसी मजबूरी की वजह से, लेट्स सपोज यहाँ पे तो खैर आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि यहाँ पे जितने लोग हैं, ये इस टाइम 7 अरब की आबादी में आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड इनफ to interact and speak with the most respected species on this earth, क्योंकि आई ऑलवेज टेक के अल्लाह ने कहा हुआ है कि जो लोग इल्म हासिल करके अपने अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं वो मेरे लिए मखलूक़ात से बहुत बेहतर हैं। तो मैं अगर उनसे इस टाइम एड्रेस कर रहा हूँ तो यू आर द चोजन एक्चुअली स्पीशीज़ इस 24-25 करोड़ की आबादी में, और बाकी बहुत ज़्यादा हैं जो मैच भी देख रहे होंगे। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज ये इवेंट आप नॉलेज सीकर हैं और आप इस टाइम में उसी इवेंट में बैठे हैं तो आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव है, तो आप में डिसोनेंस नहीं क्रिएट होगी अंदर। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस मजबूरी में बिठा दिया गया तो ध्यान मैच में रहेगा, तो इस इवेंट में आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा। इसी तरह आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स हमें सम टाइम चीज़ें मजबूरी में करनी पड़ती हैं जिनके बारे में हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता। अच्छा, अब ये देखेंगे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या ये एटीट्यूड होगा या बिहेवियर होगा? ये ज़रा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच के बताइएगा। सिर्फ बिहेवियर, एक्शन हुआ और उसके बाद खत्म हो गया, उसके बाद बिहेवियर चेंज हो गया? नहीं सर, ये दोनों चीज़ों से मिलता जुलता है। ठीक है। अच्छा, बिहेवियर ये है कि मेरे सामने ये बड़े हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो मैं उसी बात के ऊपर जो ये कह रहे हैं मैं इनके साथ ठीक है सर मैं कर लेता हूँ, जो ही वही छोटा नजर आया तुम्हारी ऐसी की तैसी। उसी बात के ऊपर आप अपने बच्चे को डांट रहे होते हैं, माँ के सामने ऐसे होते हैं, बीवी हो तो पता नहीं फिर क्या होता है ना, वो मिला जुला ही होता है। इसका मतलब है कि आपका बिहेवियर किसी एक सेम चीज़ के ऊपर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो क्या कन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में, आपने ज़रा अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, सोचें कि आपके जब इख्तलाफात पैदा हुए या होते हैं तो क्या वो वेरी कर जाते हैं सेम, अगर इशू सेम ही है, या फिर जिस तरफ भी आप मुंह करते हैं वो कांस्टेंट ही रहता है? नहीं सर, वेरी करता है, मोस्टली वेरी करता है। वेरी कर जाता है। किसी का ख्याल कोई कांस्टेंट रहता है? अच्छा, फॉर इंस्टेंस आपने कहा कि जी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, अब आप को लेट्स सपोज प्रोसीजर के ऊपर इख्तलाफ है, तो जब आप उसामा साहब से बात कर रहे हैं, जब आप शाजी से बात कर रहे हैं या आप किसी से कर रहे हैं, तो क्या आपकी वैल्यूएशन चेंज हो जाएगी? नहीं होगी ना। असल में ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये बिहेवियर नहीं होता, ये एटीट्यूड होता है। सर एटीट्यूड से बिहेवियर बनता है। जी जी जी, एटीट्यूड से बाद में बिहेवियर बनता है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप पर्सनैलिटी में चले गए, आप वायलेंट हो गए, आप तनाज़ा खड़ा कर दिया, आप मरने मारने पे उतर आए। ये सारे एक्चुअली और एटीट्यूड ड्रिवन बिहेवियर्स हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को जितना मैं समझ पाया हूँ अपने एंगल से, और मैं को बुक की को डेफिनेशन उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, आई एम यूजिंग माई ओन विजडम based on like my 20 years, like overall 40 years like experience of life, it is more an attitude. अब एटीट्यूड होता यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप जो ही किसी ने इख्तलाफ किया आपने उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूएशन दे दी। अभी आपने उसको स्क्रीन नहीं किया, अभी आपने उसको एनालाइज नहीं किया, अभी आपने उसको क्रिटिकली कंपेयर और वैल्यूएट नहीं किया, लेकिन जो ही किसी बंदे ने अपनी इख्तलाफी नोट दिया आपने फौरन एक सेकंड में डिसाइड कर लिया कि ये गलत है या सही है, जिसको हम ज़्यादा कहते हैं जजमेंटल होना, विद इन सेकेंड। अच्छा, हम जब इसके ऊपर इंटरवेंशंस करते हैं ना आपकी कॉग्निटिव स्कीमा को चेंज करने के लिए, तो मैं आपसे कहता हूं कि जी जब आपको कोई भी नई चीज़ फॉर इंस्टेंस में एंटर हुआ पहली दफ़ा, आपने इमीडिएटली आपका ब्रेन काम करेगा, या तो आपने मेरे बारे में एक पॉजिटिव राय क्रिएट कर ली या पॉजिटिव नेगेटिव राय क्रिएट कर ली।
ऐसा नहीं होना चाहिए. You should give time to your brain कि किसी चीज के बारे में राय कायम करें. यानी आपने फॉर इंस्टेंस समटाइम्स हम रोड पे देखते हैं कोई भी एक बंदा है वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, लेट्स सपोज, आप अपने आप पे चेक कर लीजिएगा, फौरी तौर पे या तो उसको कहेंगे अच्छा है या कहेंगे बुरा है, राय काम होगी. ये एटीट्यूडनल वैल्यूएशन होती है. एक्चुअली हमारा एटीट्यूड इस तरह से बना होता है कि विद इन अ सेकेंड हम स्टेटमेंट दे देते हैं, किसी को ना भी दें तो दिमाग में दे देते हैं, या आपको अच्छा लग गया बुरा. हालांकि कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि आपने जस्ट उसको ऑब्जर्व किया है, आपको वो अच्छा है या बुरा नहीं अभी लगना चाहिए, अभी उसको टाइम दें ताकि वो और अपनी प्रेजेंटेशन आपको दे सके. और फिर जब आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और नॉलेज आ जाए तो फिर आप डिसाइड करें कि आपने उसको अच्छा या बुरा कहना है या नहीं कहना. अच्छा, अभी 4 चीज़ें क्या रोल प्ले कर रही हैं सारी की सारी इन कॉन्फ्लिक्ट की नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए. परसेप्शन, सेकंड आइडियोलॉजी, थर्ड ईगो, और फोर्थ एटीट्यूड. अब ज़ाहिर है हम 1.5 घंटे में इन सारों के ऊपर तो काम नहीं कर सकते कि इनको चेंज करें, बट आई विल गिव यू अ फ्यू इंटरवेंशंस. अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं. देखना यह है कि ये जो सारा हम सीखने के लिए आए हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए और लड़ना छोड़ के आगे ज़िंदगी में बढ़ना है, ये क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है करने की. इख्तलाफ हो गया, नहीं पसंद आया लड़ पड़े, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो सोसाइटी तो चल ही रही है हमारी. पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ. देखिए, अगर इसका बिल्कुल 2 पर्सपेक्टिव है, एक एथिकल है और एक प्योर रिलीजियस है. सोसाइटी को सिविलाइज करने के लिए कंट्रीब्यूशन तो जी, दोनों में हमारी जिम्मेदारी है और इसका हमसे सवाल तो होगा. अगर हम यहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं मैच छोड़ के, बाकी सारी चीज़ें छोड़ के, तो देन वी शुड कॉल आवरसेल्फ लाइक स्टूपिड पीपल, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम. पानी है तो देन वी शुड कॉल आवरसेल्फ स्टूपिड पीपल. बट इन फैक्ट वी आर सेइंग एंड वी डू बिलीव वेरी राइटली कि जिस बात के ऊपर अल्लाह ने लॉजिक के तौर पे प्रेजेंट किया आदम की अपनी क्रिएशन की सुपीरियरिटी को और जस्टिफिकेशन दी, वो तो इल्म ही था. और भी बहुत चीज़ें हो सकती थी. रब तो देखें, रब तो कह सकता मैंने किया, कर लो जो करना है, कोई कर सकता था, कोई दम नहीं मार सकता था. लेकिन रब होने के बावजूद उसने लॉजिक दी और जस्टिफिकेशन दी कि पूछ लो इससे अगर इससे ज़्यादा जानते हो तो. और फिर अल्लाह ने कहा कि अब अगर इसको मैंने ये इल्म दिया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुमसे बहुत बड़ी है और इसकी आजमाइश भी तुमसे बहुत बड़ी है. तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये किस किस आजमाइशों में जाएगा. थक जाते हैं इंसान इस कॉन्फ्लिक्ट को अपने ऊपर जिम्मेदारी को लेकर रिजॉल्व करते हुए, मसल पुल हो जाते हैं, दिमाग की नसें फटने को आ जाती हैं. आपने अपने आप को, इमोशंस को, फीलिंग्स को और उन सारी चीज़ों को इन द सेक ऑफ द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड द बिगर कॉज यू कीप स्नबिंग योरसेल्फ. और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ लेना बहुत ईजी है, टोटल 10-10 मिनट का तो काम होता है. लेकिन 24 घंटे के लिए रहमत होना जो है ना, वो बहुत मुश्किल काम है. कभी होके दिखाएं, कभी ट्रेनिंग कर लीजिएगा कि आपने अपने मिजाज के ख़िलाफ़ कुछ भी हो जाए रद्द अमल नहीं देना. 24 घंटे ज़रा ट्राई करके देख लीजिएगा. यहाँ से स्टार्ट कर लें 3 बजे के बाद, और कल 3 बजे तक ज़रा ट्राई करके देखिएगा कि आपके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई भी बात हो, आपने रद्द अमल नहीं देना. फिर देखिएगा कि क्या होता है. तो ये बड़े लोगों का काम है, ये बड़े लोगों का काम है. इसलिए सोच समझ के ये जिम्मेदारी लीजिएगा. घर में बच्चे डेक बजा सकते हैं, माँ बाप नहीं. ऐसे ही है ना सर. इनके अगर मुंह पे दाढ़ी है तो लोगों ने कहना है कि अच्छा नहीं होगी तो आप 10 काम कर सकते हैं, होगी लोग एतराज़ करेंगे, यार आपके मुंह पे आपने दाढ़ी रखी हुई, आप ये काम कैसे कर सकते हैं. इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपके ऊपर. ये जो इल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये इस कायनात में आज तक बहुत कम लोगों ने ली है. इसलिए ये समझ लें कि यू आर स्पेशल स्पीशी, चोजन पीपल
इसलिए इसको ज़रा जिम्मेदारी समझ के लीजिएगा। अच्छा, अब इसकी मैं आपको आता हूँ इकोनॉमिक साइड के ऊपर कि आगे क्यों बढ़ना चाहिए लाइफ में, इख्तलाफ छोड़ के और इख्तलाफों को रिजॉल्व करके। देखें, हमारी लाइफ में गोल्स हैं जो हमने अचीव करने हैं, ठीक है। आपके पर्सनल गोल्स हैं, आपके प्रोफेशनल गोल्स हैं, करियर गोल्स हैं आपने वो अचीव करने हैं। सबसे पहला तो बंदा वही अपने आप को इंसान नहीं कह सकता जिसकी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन का गोल कोई नहीं है, वो इंसान है ही नहीं बेसिकली। मैं आपको क्विकली इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि अल्लाह ने जब थियोलॉजी में बड़ी गुफ्तगू हुई ना कि ज़िंदगी और मौत क्या है, तो उसके ऊपर बेसिकली ये जो थी बुद्धिज़्म या हिंदू थियोलॉजिस्ट जो रिलीजन या इस तरह की डिवाइन चीज़ों को कर रहे होते हैं स्टडी, उन्होंने कहा कि जब कोई चीज़ सूख जाती है ना तो बेसिकली वो मर जाती है। दरख्त उन्होंने सूखा हुआ पाया तो उन्होंने कहा मर गया। मौत को उन्होंने सूखने से तशबीह दी और फिर उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर 3 चीज़ें हैं, एक तन है, एक मन है, एक जन है। तन आपकी बॉडी है, मन आपकी फीलिंग्स है, जन आपकी सोच है। उन्होंने कहा ये तीनों चीज़ें तर होनी चाहिए, तन तर होना चाहिए, मन तर होना चाहिए, जन तर होना चाहिए। जो तंत्र मंत्र जंतर हैं ये कोई जादू नहीं है बेसिकली, ये यहीं से निकले हुए हैं। 3 चीज़ें तन होनी चाहिए। आपकी बॉडी अगर ठीक नहीं है तो आपका जितना मर्जी दिल कर रहा है आप काम नहीं कर सकते, डन हो गया। अच्छा, इससे आगे जब रिलीजियसली आपने देखा कुरान में अल्लाह ने कहा ये ज़मीन मुर्दा थी, हमने इसके ऊपर पानी बरसाया। अच्छा, पानी बरसने से इसका मतलब है कि इसमें भी पता चला कि ज़िंदा होने के लिए जो है वो नमी होनी चाहिए, तो पानी बरसाया। तो फिर क्या हुआ, फिर इसने फसल उगाई, लेकिन यहाँ पे भी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी यहाँ से शुरू हुई और जब इससे दूसरे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। अब देखिएगा ज़िंदगी की अलामत क्या ठहरी कि आप प्रोड्यूस करें और वो प्रोडक्शन आप खुद नहीं खा लें, दूसरे उससे फ़ायदा उठाएं। इसलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ज़िंदा होने के लिए ये है कि आप प्रोडक्टिव हो। अब अगर आपका प्रोडक्शन के हवाले से कोई गोल नहीं है ना लाइफ में, तो बाकी तो फिर सारे लोग चल रहे हैं, 7 अरब की आबादी है, तो इसमें कैसे कैसे लोग हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली अलाइव। वो अपने आप को कोई लिविंग स्पीशी नहीं कह सकते, बायोलॉजिकली कह सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं कह सकते ह्यूमन टर्म्स में, until unless they are productive, and that production is for others। जो हम खुद ही कमा के अपने ऊपर खाई जाते हैं, लगाई जाते हैं, that is not basically a sign of life, ये डेथ ही है। इसलिए जब आपके गोल्स होते हैं ना पर्सनल, तो गोल्स को अचीव करने के लिए एक चीज़ चाहिए होती है जिसको कहते हैं रिसोर्स। रिसोर्स होंगे तो हम कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं ना, उसके बगैर तो नहीं हो सकते। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स का एक बड़ा सिंपल सा रूल है इस कायनात के बारे में। उसने कहा रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज। रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है भला रिसोर्स? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके गोल में को अचीव करने में हेल्प करे। अच्छा, अब आपके जो पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं ना, उसमें लेट्स सपोज आपके साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं और फिजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं। साइकोलॉजिकल में आपका स्ट्रॉन्ग माइंड, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपकी रिजिलियंस, आपका पैशन, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारे आपके वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी बेस पे आप अपनी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल गोल अचीव करते हैं। अब ये रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड। अगर हो ना अनलिमिटेड तो फिर आप इनको हर जगह लगाई जाएं, लेकिन जब ये लिमिटेड होते हैं तो आपके पास होते ही थोड़े हैं। अब आप खुद सोचें कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास जितने भी पैसा या रिसोर्सेज हैं वो आप सारे उस बिजनेस पे लगाएंगे तो बिजनेस ग्रो करेगा, या फिर हर जगह पे फैलाते जाएंगे तो फिर आपका बिजनेस ग्रो करेगा? एक ही जगह फोकस्ड होकर लगाएंगे। अच्छा, अब आपको एक और बात बताऊं, आप जब अपने रिसोर्सेज को किसी गोल के ऊपर फोकस होकर खर्च कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, तो आपको डिविएट करने के लिए इर्द गिर्द कोई फोर्सेज नहीं होती हैं ना। आप उनसे क्यों बच के आ जाते हैं? आप घर से निकले, रोड पे आने तक 10 बंदों ने आपको गलत बाईपास ओवरटेक किया होगा, कईयों ने आपको इधर उधर से हुचीर रिकाई होगी, आप उनको इग्नोर करके आप लड़ना शुरू हो गए हर चौक के ऊपर। वाई? यू वांटेड टू बी हियर बाय 2:30। आपका एक गोल था, आपको पता था कि मेरा जो रिसोर्स है इस टाइम वो लिमिटेड है।
अगर मैंने इन चीज़ों के ऊपर उसको थ्रो करके लगा दिया तो मैं तो डिप्लीट हो जाऊंगा, रिसोर्स पुअर हो जाऊंगा बाय द टाइम, और मेरा जो एक्चुअल गोल है मैं तो उसको अचीव ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही है। तो हम बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट को इसलिए रिजॉल्व करना चाहते हैं कि अगर हमने इनको रिजॉल्व ना किया तो हमारे रिसोर्सेज जो पर्सनल और प्रोफेशनल रिसोर्सेज हैं जो हमेशा लिमिटेड रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीट्यूड, एनर्जी, पॉजिटिव माइंडसेट, वो कोई और ले उड़ेगा और इसमें आप इतना इन्वेस्ट कर देंगे कि आपका एक्चुअल बिजनेस डूब जाएगा। इसलिए जिंदगी में सेल्फिश हो जाएं। मैं इसमें आपको पर्सनली बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 100% सेल्फिश हो के, जिस तरह सर ने कहा था ना, सबसे पहले सेल्फ, उसके ऊपर फोकस हो, अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट ना होने दें। आपको किसी बंदे ने आपके बारे में बात कर दी, अब आप उसके पीछे सोचना शुरू हो गए, इसका मतलब आप ड्रैग हो गए, डीरेल हो गए। होता है ना, आपने अपने रिसोर्सेज वहां पे डिप्लीट करने शुरू कर दिए। और क्या है, मैं अगर लेट्स सपोज आपके खिलाफ साजिश कर रहा हूं तो क्या करूंगा, यही करूंगा ना कि आपके रिसोर्सेज इधर उधर सारे के सारे ज़ाया करवाता रहूं, और आप हो गए। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक्चुअली ये जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, ये जब आपको टफ टाइम देना चाह रहे होते हैं ना, ये एक ही काम करते हैं, आपकी थॉट्स को, आपकी रिसोर्सेज को डीरेल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब आपको एक मजे की बात बताऊं, आप डीरेल ना हो, ये कुछ देर में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और ये फ्रस्ट्रेट होके फिर आपको कुछ देर के बाद ये सारे एक्सपोज हो जाते हैं आपके सामने। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सो इन द लॉन्ग रन जस्ट कीप दिस पॉइंट इन माइंड, इसको तवीज की तरह अपनी जिंदगी में बात के रख लें कि आपने लोगों को हमने डिप्लीट नहीं होने देना। ये जिंदगी में मेरी बात अपने पास रखिएगा कि जब भी आपको कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो मेरी ये 2-3 चीजें आपने एक तो प्लीज रिकॉल करनी है, और एक में आपने ये सोचना है कि यार इसमें अगर मैं फंस गया ना तो मैं कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात आपने ये सोचनी है कि इसमें जितने लोग हैं ये सारे के सारे ये मेरे लोग हैं, ये मेरी टीम का पार्ट है, मैंने इनके साथ आगे बढ़ना है, इनको भी यहां से निकालना है, इनको भी नहीं फंसने देना। अगर वो फंस गए ना तो आप एक दूसरे के साथ रस्सी से जुड़े हुए हैं, आप निकल भी गए इस जो है वो मड से और आपकी टीम पीछे फंस गई तो आप भी रुके रहेंगे वहां पे। आप जितना मर्जी जोर लगा ले, आप अकेले नहीं भाग पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। इसलिए आपने वापस जाना है और उनको भी वहां से निकालना है और उनको इन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रेन करके फिर आगे लेकर के जाना है। अच्छा, क्विकली अब इससे आगे मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ, वी नीड टू सम अप जस्ट लाइक 10 मिनट्स। स्ट्रेटजीज क्या है कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की? मैं क्विकली आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक है सिंगल लूप लर्निंग, एक है डबल लूप लर्निंग, एक है ट्रिपल लूप लर्निंग। लूप मतलब समझते हैं आपने, कभी कंप्यूटर में सुना होगा वो लूप्स हैं। पहले पुराने कंप्यूटर होते थे, एक ही पहले कमांड जाती थी, दूसरी देने के लिए वो जब लूप क्लियर नहीं होती थी तो फिर वो जब फ्री होती तो फिर दूसरी तरफ से आती थी। याद है आप लोगों ने? नहीं, अभी वो देखी, हमने देखी है फ्लॉपी ड्राइव्स। उस टाइम 225 KB होता था सिर्फ उसमें डाटा। फिर डबल लूप आ गई है जिनको कोर्स हम कॉल करते हैं ना, तो उनमें अब डाटा जा भी रहा है और आ भी जा रहा है, तो 2 सड़कें बन गई, 1 वे हो गई। तो कंप्यूटर तेज़ी से अब कोर्स बढ़ती जा रही हैं, जितनी लेन जिस तरह हाईवे के ऊपर, मोटरवे के ऊपर है ना, तो वो जितनी उनकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, ज़्यादा ट्रैफिक आ जा रही है, इसीलिए हम तेज़ हो रहे हैं इन्फॉर्मेशन के आने जाने में। एक होती है सिंगल लूप लर्निंग। सिंगल लूप लर्निंग का मतलब, मैंने आपसे कहा कि जी आपने कल सुबह 9 बजे यहाँ पे आ जाना है और ये काम शुरू कर देना। आपने कहा यस सर, हो गया, इंस्ट्रक्शन मिल गई, आप गए, अगले दिन करना शुरू कर दिया। सेकेंड लूप लर्निंग है, मैं आपसे कहता हूँ जी ये हमने काम डिसाइड कर लिया, कल सुबह आपने 9 बजे आके ये काम शुरू कर देना। आप पूछते हैं क्यों 9 बजे क्यों? और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जी इन ऑर्डर टू स्टार्ट द वर्क वी हैव टू बी 9 o'clock एंड इफ वी विल बी ऑल देयर सो सम। आप कहते हैं ओके, आई एम कन्विंस्ड, आई विल कम। एक होती है ट्रिपल लूप लर्निंग। मैंने कहा 9 बजे आना है, आपने कहा क्यों आना है? मैंने कहा इसलिए कि सारे लोग आएंगे, वील जस्ट वर्क टुगेदर। आपने कहा कि
हम सबका एक ही प्लेस के ऊपर एक ही टाइम में इकट्ठे होकर काम करना ज़रूरी क्यों है? मेरा ख्याल है कि इसके अलावा भी अचीव हो सकता है इफ़ आई विल बी वर्किंग फ्रॉम होम, और बाकी लोग अपना अपना काम करें। हम फॉर इंस्टेंस एक शेयर्ड वर्क प्लेस के ऊपर जो डिजिटल वर्चुअल वर्क प्लेस है हम उस पर काम करेंगे तो सारा कुछ। अब इसका मतलब है कि जो मेरी अजम्पशन थी ना, आइडियोलॉजी थी कि इस तरीके से जो टास्क या प्रोसीजर है ये काम होगा, उसको ट्रिपल लूप लर्निंग में जाके हम उन अजम्पशंस को चैलेंज कर लेते हैं अपने। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम ट्रिपल लूप लर्निंग को परमिट करें। अगर नहीं करेंगे ना, जिंदगी भर हम वो, उसने कहा था ना कि अल्लाह ने कि जब इनसे कहा कि ये है जो सच्चा और हक है, तो उन्होंने कहा जी हमने तो अपने बाप दादा को इसी तरह करते पाया है। इसका मतलब है कि आप सिंगल लूप लर्निंग से निकल ही नहीं रहे। आपने जो चीज़ें बाप दादा से हुई देखी, आपने वही की। अब आप पाकिस्तान में इंटरलूप को देख लें, सहगल ग्रुप को देख लें, यहाँ पे जो बाकी थे ये जो क्या दीवान ग्रुप को देख लें, आप CDL को देख लें जो चौधरी डेयरी लिमिटेड है, भली फूड, सारे कहाँ गए ये सारे के सारे? जो बाप दादा कर रहे थे वही आगे से बच्चों ने करना शुरू कर दिया। दुनिया चेंज हो चुकी थी, सारे गॉन। बाहर से मल्टीनेशनल्स आई बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ, उनको पता था कि आज के दिन में हमने क्या करना है। दे क्वेश्चन, वो इस बात पे नहीं करते कि जी ये वो कर रहा था तो मैं भी कर रहा हूँ, तो यू ऑलवेज क्वेश्चन। अच्छा, ट्रिपल लूप लर्निंग के बाद आपको एक और बात बताऊं जिसकी वजह से ज़्यादा खिलाफ होते हैं और आपने इसको रिजॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है। एक है यू और एक है अदर। एक आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है जिसको यू नो। मेरी ज़रा हैंड राइटिंग इसके ऊपर कोई इतनी अच्छी नहीं होती। और एक होता है यू डोंट नो। एक होता है अदर्स नो एंड अदर्स डोंट नो। आपकी शख्सियत, जो हम सब की शख्सियत है ना, इसमें एक पार्ट ऐसा है जिसका हमें पता होता है कि हम कैसे हैं, हमारे जो हिडन एजेंडाज हैं। आपको अपनी शख्सियत का, हर इंसान को बड़ा अच्छी तरह पता होता है, अपने हिडन एजेंडाज का भी पता होता है, हम दूसरों को नहीं बताते। ऐसा ही है। एक हमें अपनी शख्सियत के बारे में वो चीज़ होती है जिसका हमें नहीं पता होता। ये हमें तब पता चलता है जब हमें कोई फीडबैक देता है कि भाई जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं और समझ रहे हैं आप ऐसे नहीं है, असल में आप ऐसे हैं, जिसका हमें यूजली बुरा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि जो हम अपने बारे में जान रहे हैं वो दूसरे कैसा जान सकते हैं। अच्छा, एक होता है अदर्स। हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट होता है जिसका दूसरों को पता होता है, और एक वो है जिसका दूसरों को भी नहीं पता होता। अच्छा, इसमें ना क्वाड्रेंट्स बनते हैं। वो चीज़ जिसका हमें भी पता है और दूसरों को भी पता है, इसको हम कहते हैं ओपन पर्सनैलिटी जोन। दूसरों को भी पता है, मुझे भी पता है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, तो लोग कंफर्टेबल होते हैं आपके साथ। ऐसा ही है ना, जिसके बारे में दूसरों को ये जोन सुकड़ता जाए और ये डोंट नो बढ़ता जाए, लोग उस बंदे के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। इसलिए अगर आपने अपनी लाइफ में प्रोफेशनली टीम के साथ और सोसाइटी के तौर पे ग्रो करना है, तो आपको ज़रा ओपन इनोवेशन में आना पड़ेगा। अपनी पर्सनैलिटी को एक्सपेंड करें, अपने हिडन एजेंडाज को रिड्यूस करें, लोगों को बताएं कि आपकी इनर सेल्फ क्या है, ट्रू सेल्फ क्या है। दूसरी बात, एक पर्सनैलिटी का पार्ट वो है जो आपको नहीं पता लेकिन दूसरों को पता होता है, उसमें फीडबैक लिया करें। एक आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है जिसका ना आपको पता है ना दूसरों को पता है, ना आपको पता है ना दूसरों को पता है। फॉर इंस्टेंस, मुर्गी एक छोटी सी जान होती है, लेकिन जब बच्चों पे बात आती है तो वो शेर से भी लड़ जाती है। उसको खुद भी नहीं पता होता अपनी उस पर्सनैलिटी का, ठीक है, ना दूसरों को भी पता होता है, अनटिल अनलेस की सिचुएशन टेक प्लेस एंड देन पीपल से। इसी तरह हम अपनी लाइफ में किसी को देख कहते हैं यार इससे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बहरहाल आपकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड होता है। लेकिन होता यह है कि हमारी पर्सनैलिटी छोटे होते से लेके बनती है, हमारे स्कीमास बने होते हैं,
हमारी पर्सनैलिटी का एक डार्क एरिया हमेशा ऐसा होता है जो किसी बड़ी स्पेशल इवेंट में इग्नाइट होता है और रिवील होता है। इसका तो खैर फ्राइड वगैरह ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है। ये एक ऐसा लॉक्ड जोन है जिसके ऊपर अभी तक तो बहुत ज़्यादा इसको अनलॉक करने के ऊपर कोई स्ट्रैटेजी सामने नहीं आ सकी। हाँ, हमने करना ये है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो नो वाला है, इसको इधर से भी ऐसे बड़ा करना है और इधर से भी ऐसे बड़ा करना है। ये जितना ये पोर्शन बढ़ता जाएगा उतना आपका लोगों के साथ इख्तलाफात भी कम होते जाएंगे, आप ज़्यादा लोगों को एक्सेप्ट भी करना शुरू कर देंगे और आप देखेंगे कि आपका जो सोशल नेटवर्क का एंगल है वो बढ़ गया। फॉर इंस्टेंस, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने अपने इर्द गिर्द यहाँ पे एक दायरा लगा लिया बिलीव्स का, लाइकिंग्स का, डिसलाइकिंग्स का, मिलते जुलते एटीट्यूड्स का, मिलती जुलती पर्सनैलिटीज़ का, तो क्या होगा उसमें मैक्सिमम 2 3 4 5 6 लोग ही आके खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब मैं दायरा बड़ा करता जाऊंगा तो उसमें ज़्यादा लोग आना शुरू हो जाएंगे। और ये दायरा मैं कैसे बड़ा करूंगा? अपनी शख्सियात की डिफरेंसेस का दायरा बढ़ाऊंगा, एटीट्यूड्स की रेंज का दायरा बढ़ाऊंगा, डिफरेंट परसेप्शंस की एग्जिस्टेंस का दायरा बढ़ाऊंगा। जब मेरे दिमाग का वो दायरा बढ़ता जाएगा तो देयर वुड बी मोर पीपल इन योर सर्कल। और अल्लाह ने कहा कि नबी, आपको पता है कि लोग आपके हर टाइम इर्द गिर्द क्यों रहते हैं? इसलिए कि आप इनको झिड़कते नहीं हो, आप नरम मिजाज हो, सुनते हो आप इनकी बात। वो बात जो आपको नागवार भी गुजरती है आप वो भी सुन लेते हो। तो हमारी पर्सनैलिटी का जो ऑरा है ये सम टाइम इतना स्ट्रिक्ट हो जाता है कि हम इसमें बंदों को घुसने ही नहीं देते और ज़ाहिर लोग भाग जाते हैं और फिर हम उसी सर्कल में मूव करते रहते हैं। हमारी पर्सनल, एक बात मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपका एजेंडा कंट्रीब्यूशन है। आपका एजेंडा अपने लिए कोई एक प्रॉफिटेबल सिर्फ फर्म क्रिएट करना नहीं है, वो हो जाएगी, आप कर लेंगे। क्योंकि ये जितनी आइडियोलॉजी है अल्टीमेटली आप बेस्ट ग्रोइंग थ्राइविंग ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेसफुल फॉर्च्यून उठा के देख लें, दे आर ऑल फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स। आप उनकी रिक्रूटमेंट उठा के देख लें, आप उनके पर्सनैलिटी टेस्ट उठा के देख लें। अच्छा, अब देखें, जब आपका कोई भी इख्तलाफ पैदा हो जाता है ना, आप कन्फ्लिक्ट जब रिजॉल्व करते हैं तो मुख्तलिफ अप्रोचेस लोग यूज़ करते हैं। एक होता है कंपीट करने का मतलब होता है कि भाई मैं तो नहीं जाने दूंगा अपनी बात पे, इसको कहते हैं कंपटीशन। ये तब करना चाहिए जब आपको लगे कि जो आप निगोशिएशन कर रहे हैं, जो पॉइंट जिसके ऊपर आप हो रहा है, ये समझ लें ज़िंदगी और मौत का फैसला है, तो देन गो फॉर इट। हमारी सोशल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। कंपीटिंग का मतलब है कि इट्स मोर आर एटीट्यूड टू compete ऑल द टाइम. This is not relatively considered good. The score on this dimension, if is high, you should seriously work on your approach to deal with conflicting situations. इसके बाद लोग क्या करते हैं, दूसरा पर्सनैलिटी है, ये है अपर लेवल के ऊपर जो है वो आउटलायर. उसके बाद जो लोअर लेवल के ऊपर आउटलायर होता है ना, वो होता है अवॉइडेंस. नंबर 4, इसके ऊपर आपका स्कोर नहीं आया होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अवॉइड करेंगे तो फिर आप उसको पॉजिटिवली नहीं यूज़ कर सकते कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप तो हर दफ़ा भागेंगे, अवॉइड कर रहे हैं. अवॉइड तब करते हैं जब आपको लगे चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ना मेरे लिए ना दूसरे के लिए, एंड यू आर सेइंग कि जी अवॉइड करते हैं. अवॉइडेंस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करती. सिर्फ आप भाग रहे हैं कबूतर की तरह, आपने आंखें बंद कर ली, दैट डज नॉट मीन cat is not gonna come and eat you. Again, this is not a preferable or preferred attribute of a professional guy. Yes. फिर है compromise. Again, this is not considered a very good. This is relevant to only those situations where you believe
that the thing which other is demanding is not important to you. So you can compromise because relationship is more important. जिस तरह हमारे इस सोसाइटी में होता है, हम कलेक्टिव सोसाइटी था ना, यहाँ पे हम रिलेशन के लिए करप्शन भी कर जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, अनड्यू डिमांड्स भी मानते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब आपकी लाइफ में आप देखते हैं इन द लॉन्ग रन, तो ये बड़े बुरे नताइज मुरतब करता है आपके लिए, जिसको हम यूजुअली रिस्पेक्ट समझ के या रिलेशनशिप समझ के असाइनमेंट बनाई, दोस्त नाराज हो जाएगा नाम लिख दे, ये करप्शन है। अच्छा गलत काम किया, दूसरे ने नहीं समझाना, यार इसको समझाया तो माइंड कर जाएगा, दिस इज करप्शन। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हम दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी, बॉस, ये वो सारा कुछ इनको करने के लिए जब इन कंप्रोमाइजेज में जा रहे होते हैं, तो हम ये कह रहे होते हैं कि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉर इंस्टेंस, लाइक यू understand like our overall attitude and approach, intellectual capacity to select our political leader is not good. क्यों? हम समझते हैं इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्या फ़ायदा वोट देने का। लेकिन जब वो 30-40 साल के बाद खुदा की कुदरत के अकॉर्डिंगली फिर मकाफाती अमल शुरू होता है, तो फिर ऐसी हड्डियाँ पिसती हैं कि फिर रब कहता है कि आप जितना मर्जी चला के भी दुआ कर लो, अब नहीं मैं मानूंगा। नेग्लिजेंस को, डिलीबरेट नेग्लिजेंस को माइंड करता है क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। वो कहता है गलती वो है जो आपसे बेध्यानी में हो गई, मैं उसकी, ठीक है आप जब भी रियलाइज कर लेंगे आई गिव यू सपोर्ट। लेकिन जो आप नेग्लिजेंस कर रहे हैं जानबूझ के, सिर्फ इसलिए कि आपका एटीट्यूड नहीं, आप करना नहीं चाहते, उसके ऊपर जब मैं कौमों की पकड़ कर लेता हूं तो फिर उनको मैं छोड़ता नहीं, जितने मर्जी चीखें चलाएं। तो दैट मीन्स कि हम जब कलेक्टिवली नेग्लिजेंट हो जाते हैं अपने एटीट्यूड के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, तो फिर जब वो मकाफाते अमल के बाद वो 30, 40, 50, 60 साल बाद नई नस्लों में चीज़ें घूम के वापस आती हैं, तो फिर हमारी हड्डियों से आवाज़ें आती हैं। तो डोंट डू दिस। तो ओवरऑल कोलैबोरेशन एंड अकोमोडेशन, these are like the best ways to take or get through along with all these conflicting situations. तो इसके साथ आज के सेशन को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं।